अ, जी सर। अ, सर ये पेज नंबर 3 में ये हम लोग को ये दिया है जाति वर्ण दिशा और तत्व। तो तत्व तो आपने समझाया था, ये जाति वर्ण और दिशा का क्या महत्व है सर? देखिए, दिशा का महत्व जो है, मैं या तो पेज उसी पेज पर लेकर चलता हूँ आपको। अभी आपको स्क्रीन शेयर होगा। नमस्कार जी, प्रदीप जी। तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर जो ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और विप्र ब्राह्मण, ये राशियों के हिसाब से इनके वर्ण हैं। जैसे हम हमारी जब जन्म कुंडली हम किसी से प्रिंट आउट निकलवाते हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी इस तरह से ये वर्ण दिए होंगे। तो ये वर्ण देने का मतलब ये नहीं है कि वो उस वर्ण का है। मतलब कहने का कि मेष, सिंह, धनु, ये क्षत्रिय स्वभाव है। मेष, जैसे कि मतलब 1, 5, 9 वाले जो राशि वाले होते हैं, इनका स्वभाव जो है क्षत्रिय हो सकता है। अब हम अक्सर देखते हैं कई बार पूरी एक फैमिली जो होती है वो आर्मी से जुड़े हुए लोगों की होती है, पुलिस से जुड़े हुए लोगों की होती है, तो उनमें एक ऐसा भी शख्स होता है जो बिल्कुल ही पूजा पाठ करने वाला उसका व्यवहार हो सकता है। तो ये वर्ण उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी फैमिली में बाकी सब जन तो जो हैं वो जॉब करने वाले होते हैं, लेकिन उनमें एक वैश्य, मतलब कि जो व्यापारी वर्ग को कहा जाता है। और शूद्र, शूद्र का मतलब ये हो गया कि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं उनका व्यवहार बिल्कुल ही नीचे के स्तर का होता है। तो वो वैसी स्थितियां, मतलब ये उस तरह से इसको, मतलब जैसे द्विस्वभाव हो गया या उस तरह की स्थितियों के हिसाब से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 4, 8, 12 वाले ब्राह्मण ही होंगे। ये एक तरह से ये वर्ण जो है जैसे कि चला आ रहा है वैसे ही इसको लिया गया है। अब कई लोग होते हैं कि परिवार में बाकी जन तो बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसा होता है जो बहुत ही लड़ाका होता है, क्षत्रिय स्वभाव होता है। तो यहाँ पर वो स्वभाव की बात की गई है। अच्छा। हम कहते हैं कि जैसे हमारा हमारा सर्कल हो, हमारे जो फ्रेंड सर्कल हैं, अब फ्रेंड सर्कल में हमें अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। कोई बहुत ही बिल्कुल, हम जैसे कहते हैं ना कि पैसे से पैसे, पूरा पैसे के पैसे का मतलब रखता है। यानी बिल्कुल हम कहते हैं कि जैसे बनियों को बहुत अच्छा व्यापारी माना गया है, तो बिल्कुल बनिया की तरह। तो हम कहते हैं कि तेरी तो आदत वैसी ही है, पूरे पैसे वसूल करता है फ्रेंड सर्कल में। और फ्रेंड सर्कल में ऐसे भी होते हैं, अगर हमारा किसी के साथ कहीं पर जैसे स्कूल कॉलेज टाइम में किसी के साथ कोई बात हो जाए, हम कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं ठीक है, मतलब, लेकिन कोई ऐसा बीच में होता है वो कहता है अरे ऐसी की तैसी इसकी, मतलब वो स्वभाव हो गया उसका क्षत्रिय। और कई होते जी हैं सर। बड़े ही पूजा पाठ करने वाले होते हैं, तो ये इनको हम देखिए, ईश्वर की तरफ से जैसे वो है कि कोई स्टैंप नहीं लग कर आई कि कौन कैसा है क्या है, स्वभाव उसका। कई बार ये होता है कि सर इसका प्रिडिक्शन में कुछ हेल्प आता है या फिर हाँ, या प्रिडिक्शन, फिर? प्रिडिक्शन में आता है हेल्प। दिशाओं का भी हेल्प आता है प्रिडिक्शन में। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इनका भी आता है। अगर मान लो कोई कहता है कि मैं फ्लैट लेना चाहता हूँ, तो मेरा फ्लैट जो है वो
क्या ऊपर की मंजिलों में मिलेगा, क्या नीचे की मंजिलों में मिलेगा, होता है ना ऐसा। जी। तो यदि पृथ्वी तत्व की राशि जुड़ रही हो तो पृथ्वी तत्व यानी कि नीचे की ओर, और यदि वायु तत्व की राशि जुड़ रही हो तो इसका मतलब यह है कि वो ऊपर की मंजिलें मिल सकती हैं। और जल तत्व राशि के साथ जुड़े तो किसी का घर ऐसी जगह पर होता है आसपास जल संसाधन होते हैं, कोई नदी गुजरती हो सकती है, या गंगा जी के पास हो सकता है, या यमुना के पास हो सकता है, या आसपास कोई नदी नाला गुजरता हो उसके आसपास हो सकता है। अग्नि तत्व का मतलब ये है कि आसपास फैक्ट्रीज हो सकती हैं जहाँ पर जो है बॉयलर्स होते हैं, या ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पर मशीनरी बॉयलर आदि मतलब ये हों। अब कई बार क्या होता है किसी की कोई वस्तु गुम हो जाती है, या फिर अब वो वस्तु गुम हो गई तो वो कहते हैं जी मैंने घर में रखी थी, मेरे को पता नहीं चल रही है। तो हम वो वस्तु देखते हैं जैसे दूसरे भाव के उपनक्षत्र से या अष्टम भाव के उपनक्षत्र से। तो वो उपनक्षत्र स्वामी यदि जल तत्व की राशि यानी 4, 8, 12 नंबर की राशि से संबंध बनाए तो हम कहते हैं कि आप जो है किचन में जहाँ पर बर्तन धोते हैं उसके आसपास देखिए, या फिर आप जहाँ पर कपड़े धोते हैं उसके आसपास देखिए यदि आप वो काम करते हैं, नहीं तो फिर बाथरूम में देखिए जहाँ पर जल हो। या आपने कहीं पर, अक्सर ऐसा होता है कि लेडीज़ क्या है कई बार वैसे तो ज़्यादातर मेड रखते हैं बट फिर भी बहुत से जो मध्यम वर्गीय फैमिलीज़ हैं वहाँ पर स्वयं ही बर्तन धोए जाते हैं, या तो वहाँ पर कई बार क्या होता है रिंग्स उतार के रख लेते हैं कि बर्तन धोते समय रिंग को कोई नुकसान ना पहुँचे, या वो मतलब उस तरीके से, ठीक है। और अगर मान लो वो वस्तु आप ढूंढ रहे हो और दूसरे या अष्टम भाव का उपनक्षत्र यदि वायु तत्व की राशि से संबंध बनाता है 3, 7, 11, तो इसका मतलब किसी ऊंचाई वाली जगह पर वस्तु रख दी है, अलमीरा के ऊपर रख दी है, या जो शेल्फ्स बनी होती हैं ऊपर की ओर, तो वो एक तरह से क्या है वो ज़मीन पर तो नहीं है, वो एक तरह से उस रूम के अंदर या ड्राइंग रूम के अंदर कोई शेल्फ है जो ज़मीन और छत के बीच में जो शेल्फ, मतलब एक तरह से वो वायु तत्व में ही उसको गिनेंगे। पृथ्वी तत्व है तो फिर ज़मीन पर कहीं ना कहीं होगी, अलमीरा के नीचे, कहीं पर बेड के नीचे गिरकर कोई वस्तु चले जाती है। अग्नि तत्व होगा तो फिर वो किचन में जहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं, या गैस सिलेंडर है, या रसोई गैस है, या बर्नर है, उसके आसपास कहीं उतार कर रख दी हो इस तरह से। और ये दिशाएं जो हैं वो फिर जो ग्रह आ रहा है उसके हिसाब से उस दिशा की तरफ देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो इनके उपयोग होते हैं, ये है कि रोज़ नहीं होते, कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि अब घर इतना बड़ा है तो घर में अगर मान लो हमारा कोई गहना या रिंग या गोल्ड की कोई चीज़ जो है हमने रख दी, और तो दूसरे भाव के उपनक्षत्र से देखते हैं क्योंकि दूसरा भाव क्या है मूवेबल प्रॉपर्टीज़ का है, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में हमारे गहने वगैरह भी आ जाते हैं। तो दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि सूर्य है तो हम पूरब दिशा की तरफ देखेंगे, चंद्र है तो हम उत्तर पश्चिम की तरफ, मंगल है तो दक्षिण की तरफ, बुध है तो उत्तर की तरफ, गुरु है तो उत्तर पूर्व, शुक्र है तो दक्षिण पूर्व, शनि है तो पश्चिम, राहु केतु है तो दक्षिण पश्चिम। तो इस तरह से इनको, इस तरह से हम जो है कि हमें इंडिकेशन मिलता है कि वहाँ पर हो सकती है, तो वो उस तरीके से हम उसको देखते हैं। बाकी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि आग या उससे रिलेटेड जो भी है उसके आसपास देख सकते हैं। पृथ्वी तत्व है तो ज़मीन पर, वायु तत्व है तो कई बार क्या होता है मेड जैसे वो झाड़ू लगा रही होती है तो कोई चीज़ उसको दिखती है, वो उठाकर उसको कहीं ऊपर की जगह रख देती है कि ये इनके काम की हो सकती है, ठीक है। तो और जल तत्व है तो फिर जल के पास। तो ये व्यवहारिक बातें कई बार मतलब इनसे हमें क्लियर होता है। जी सर। ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये नक्षत्र गुण जो आया है सर, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। बिल्कुल। तो तमोगुणी में दिया है सर कि मतलब नेगेटिव लिखा है, जो जो भी लिखा है, क्रोध, हम्म, क्रूरता, कुबुद्धि। तो बिल्कुल। सर मतलब मैं इसका मतलब तो बेसिकली ये हुआ सर कि जो तमोगुणी नक्षत्र है वो नेगेटिव पर्सन हो गए, मतलब या तो फिर उनका नहीं कुंडली मैं मार बत, काट या फिर वैसे। नहीं जी। नहीं मैं बताता हूँ इसके विषय में। जी।
देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर गंडमूल नक्षत्र है, उससे पहले पंचक नक्षत्र हैं। तो जब चंद्र कुंभ राशि में प्रवेश करता है और तब वो जब तक मीन राशि में रहता है, तब वो उस समय 5 नक्षत्रों में विचरण करता है, जिन्हें पंचक नक्षत्र कहते हैं। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। अक्सर पंचक लगी होने पर कहते हैं मतलब शुभ नहीं माना जाता। तो मतलब उसका ये होता है कि अगर कोई अनहोनी होती है तो उसमें ये पूछ लेते हैं कि पंचक तो नहीं लगी हुई, और फिर पंचक के दौरान मतलब ये उसका वो जो भी कार्य करते हैं तो उसमें ये मानते हैं कि इसका 5 गुना फल मिल सकता है, तो इसलिए वो पंचक को अवॉइड करते हैं। गंडमूल नक्षत्र जो है वो एक तरह से गांठ गांठ बनना। तो अक्सर क्या है, जब बच्चों का जन्म होता है तो वो कर्मकांडी पंडित से पूछा जाता है कि गंडमूल नक्षत्र तो नहीं चल रहे, या कर्मकांडी पंडित कहते हैं कि गंडमूल नक्षत्र चल रहे हैं, तो यहाँ पर 27 दिन के बाद जो है उसका शांति जप करवाना चाहिए। तो देखिए, गंडमूल नक्षत्र का सीधा सा मतलब ये है कि जन्म के समय चंद्रमा बुध के नक्षत्र में हो या केतु के नक्षत्र में हो, तो बस मान लीजिए कि गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है। ठीक है, क्योंकि बुध और केतु, देखिए लिखा है बुध तथा केतु के नक्षत्र में चंद्र जब विचरण करे तब गंडमूल नक्षत्र में विचरण माना जाता है, क्योंकि राशियों के अंतिम और प्रथम नक्षत्र में प्रवेश करने से वहाँ गांठ पड़ जाती है। जब कर्क से निकलकर सिंह में प्रवेश हो तब, जब वृश्चिक से निकलकर धनु में प्रवेश हो तब, जब मीन से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करे तब ये गांठ पड़ती है। तो इन गंडमूल नक्षत्रों में जन्म लिए बालक स्वयं तथा माता के लिए ये लिखा है कि कष्टकारी फल पाते हैं, जबकि ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन फिर भी अधिकतर अगर ऐसा देखा गया है तो उसके लिए फिर 27 दिन बाद जो है वही नक्षत्र जब पुनः आते हैं तो उनका शांति जप हवन कर्मकांडी पंडित के माध्यम से करवाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बात सर आती है जी। सर ये बुध और केतु का कोई भी जो नक्षत्र हो, वो उसमें अगर बच्चे का जन्म हुआ तो मान लेना है कि वो गंडमूल लग गया, या फिर और कुछ है बिल्कुल, सर? बुध और केतु जी, सिर्फ। ठीक है सर। तो यहाँ पर अश्वनी मघा मूला केतु का, अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती अच्छा। बुध का। ठीक है, अब आते हैं नक्षत्र गुण। ये नक्षत्र गुण जो हैं, एक तरह से यदि हम बात करें, गुण 3 प्रकार के हो गए, सतो रजो तमो। सत रज तम मतलब दुर्गा सप्तशती में भी, श्री दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है सत रज तम के गुणों में फंसी है ये जान। ठीक है, जब हम दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं तो उसमें आता है सतरज तम के गुणों में फंसी है ये जान। तो यानी कि जो हर मतलब कि हम इंसान हैं, हम सत्य भी बोलते हैं, हम रजोगुण मतलब कि हम ऐश्वर्य या मतलब ऐशप्रस्त भी हम, और उसके अलावा तमोगुण, तो हमें जो है अहंकार भी आ जाता है, हमें कई बार घृणा भी आ जाती है, जेलस भी हम कई बार फील करते हैं, चाहे कोई जितना मर्जी कहे। तो ये गुणों से हर कोई भी अछूता नहीं है, पहली बात। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए 1 2 3 प्रकार के गुणों में सतोगुण में सूर्य चंद्र गुरु इनको लिया गया है, रजोगुण में बुध और शुक्र को लिया गया है। अब ये कारण है कि बुध और शुक्र को क्यों लिया गया है। बुध होता है युवराज, बुध होता है युवराज यानी कि यंगस्टर्स। तो जितनी ऐशप्रस्ती यंगस्टर्स करते हैं, फिक्र ना फाका, लाइक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो यंगस्टर्स हैं, वो इंजॉय करते हैं, लाइफ को इंजॉय करते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, उनको कोई वो नहीं होता। वो उनके अगर बड़े भाई बहन हैं उनके सिर पर या पेरेंट्स के सिर पर, मतलब अपना इंजॉय करते हैं। किसी की पॉकेट मनी कम हो ज़्यादा हो, वो आपस में मिलजुल कर जो है, ये नहीं है कि मतलब इंजॉय करते हैं। तो हमारे जो यंगस्टर भाई बहन हैं वो एक तरह से युवराज की तरह हैं, मतलब उनको कोई इतना रोक टोक नहीं, इंजॉय करते हैं, कोई उनके बर्डन नहीं होता। वो एक तरह से ठीक है, पढ़ाई का बर्डन वो अलग बात है। वैसे शुक्र, अब शुक्र प्रधान जो हैं तो ये भी रजोगुण में आते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री के हम बहुत से लोगों को देखते हैं,
अब शुक्र उसका कारक होता है, तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग ना चाहते भी हुए भी उनको पार्टीज़ में जाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी स्टार्टिंग में यदि वो ड्रिंक वगैरह नहीं करते या कोई उनको ऐब नहीं होते, तो फिर भी जो लगातार पार्टीज़ में आना जाना, उस वजह से उनकी आदतों में भी फ़र्क पड़ जाता है। बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं वो ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं, तो ये उसके अंतर्गत भी आ जाता है। मतलब लग्जरियस हर प्रकार की, मतलब हर चीज़ जो है उनको एक अलग तरह से चाहिए, तो वो राजसी गुण नहीं हो गया ना। जो आज ड्रेस पहन ली वो नेक्स्ट नहीं पे टाइम नहीं पहननी, तो उनके पास पता नहीं सैंडल्स के कितने कितने वो होते हैं, पर्सिस के कितने कितने जोड़े होते हैं, अलमीराज कितनी कितनी भरी होती हैं, तो वो राजसी गुण ही हो गए। इसी तरह से युवराज जो यंगस्टर्स हैं, अगर आज शूज़ लिए हैं, कुछ 15 दिन बाद हो सकता है कुछ और शूज़ पसंद आ जाएं, वो ले लेंगे। और मतलब आज उनके वो क्या कहते हैं उसको, वार्डरोब, जो तरह तरह की चीज़ों को, नई नई चीज़ों को, फ़ोन चेंज कर लिए या कुछ और, तो ये एक तरह से वो रजोगुण के अंदर है। अब तमोगुण, मंगल शनि राहु केतु। तामसिक गुण का मतलब ये नहीं है कि वो तामसिक ही है। तामसिक गुण लाइक एक, अगर हम पुलिस वाले को कहें, एक आर्मी वाले को कहें, तो उनमें वो तमस के गुण हैं। अगर किसी को शूट करना है तो कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि वो सॉफ्ट हार्टेड भी हैं, फैमिलीज़ को भी प्यार करते हैं, लोगों की वैल्यूज़ को भी समझते हैं, लेकिन अगर दुश्मन सामने आ गए तो शूट, तो वहाँ पर वो, अब हमारे जैसा इंसान, हम किसी को अगर शूट करना चाहेंगे तो हमारे तो हाथ कांप जाएंगे। इवन शूट करने की तो बात तो छोड़िए, अगर हमारे हाथ में, मान लो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, वो बेसबॉल के उनके हाथों में डंडे या हॉकीज़ होती हैं, वो दे धड़ाधड़ जहाँ पड़ती है मारते हैं, और कई ऐसे होते हैं वो उठाने से भी डरते हैं कि इसको चोट लग जाएगी। वो व्यवहार, तो वो गुण हैं। अब जो लोग हैं जिनके लगन में मंगल शनि राहु ऐसे ग्रह हों, तो उनमें एक आक्रामकता होती है, ठीक है। हो सकता है कि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल ही सीधे साधे शरीफ दिख रहे होते हैं, लेकिन जब उनके फैमिली मेम्बर के ऊपर, किसी के ऊपर आ जाए, वो फिर परवाह नहीं करते, वो भिड़ जाते हैं, आक्रामकता आ जाती है। वो एक तरह का वो तमोगुण निकल कर बाहर आता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और ये देखिए कि जो ये सत्रज तम, जो ये ग्रहों की कैटेगरी आपको बताई है, अब सीधी सी बात है, इन ग्रहों की राशियाँ, इन ग्रहों के नक्षत्र भी वो इसी के अंतर्गत गिने जाएंगे। रजोगुण है तो बुध शुक्र, इनकी राशियाँ, इनके नक्षत्र भी इसके अंतर्गत आ गए। तमोगुण है तो मंगल शनि राहु केतु, राहु केतु को छोड़कर मंगल शनि की राशियाँ और इन चारों के नक्षत्र जो हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर सतोगुणी सूर्य के कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा, चंद्र के रोहिणी हस्त श्रवण, गुरु के पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद, तो ये उस तरीके से इनके नक्षत्रों को भी बताया गया है। इसी प्रकार से रजोगुण, इसी प्रकार से तमोगुण। अब सर ये जिस जिस घर में बैठते होंगे, जिस हाउस में बैठते होंगे, उस हाउस में भी वैसा असर वो देते होंगे, सत रज या तम का। सबसे पहले तो ये देखिए, लगन में स्थित ग्रह या लगन के ऊपर दृष्टि डालने वाले ग्रह, उनकी कैटेगरी क्या आ रही है, तो उस हिसाब से उस जातक में वैसे गुण दिखाई देंगे। जिनके लगन में मंगल शनि राहु, जिसके लगन में शनि हो, ऐसा जातक जो है वो लेज़ी हो सकता है, वो ज़िद्दी हो सकता है, वो मतलब जेलस फील करने वाला हो सकता है। ये उसकी क्वालिटीज़ होंगी। उसको अगर कोई काम बोलेंगे, अगर घर का फैमिली मेम्बर भी कोई काम बोलेगा, तो पहले वो घर में 4 जगह घूमेंगे, कुछ अपनी कंडीशन 1-2 रखेंगे, फिर उसके बाद शायद वो काम कर दें। अगर उसको बोला जाए कि जाओ मेरे लिए पानी ले आओ किचन से, तो हो सकता है कि सीधा एक बार में ना लाएं, वो पहले उधर चले गए, इधर चले गए, उसके बाद। तो जिनके लगन में शनि है उनमें ये क्वालिटीज़ देखने को मिलेगी। और उनको बहुत जल्दी ये होगा, अगर वो बिल्कुल यंगस्टर्स होंगे तो उनको बहुत जल्दी ये होगा कि भाई को वो ले दिया, बहन को वो ले दिया, मुझे क्यों नहीं, मतलब ये उसमें थोड़ी सी ये क्वालिटीज़ ऐसी दिखाई देंगी। जिनके लगन में मंगल होगा वो आक्रामक स्थिति के हम कह सकते हैं, या उन गुस्सा आना,
उनको कह सकते हैं, या उनको चोटें लगना जल्दी, मतलब चोट वगैरह लगनी, ऐसा हम कह सकते हैं। राहु जिनके लगन में होगा तो उनके साथ किसी भी प्रकार से बहस करना आसान नहीं होगा, बल्कि मुश्किल ही होगा। हालांकि ये मंगल शनि राहु सभी होंगे तो बहस करना मुश्किल होगा। सूर्य होगा लगन में या लगन को देख रहा होगा तो राजा की तरह, लाइक ए किंग, अपने आप में आगे रखने की चाह, अपने आप को मतलब किसी के दबाव में काम ना करने वाला, और एक अधिकार जताने वाला, ऐसा वो जातक हो सकता है। चंद्र होगा तो उसमें एक सौम्यता होगी, सुंदर होगा, चेहरे में मतलब चेहरा एक आकर्षण वाला चेहरा होगा। सूर्य जो है ये भी आकर्षण वाला होगा, लेकिन इसमें एक राजा की तरह वैसा दिखाई देने वाला प्रभाव भी होगा, क्वालिटीज़ वैसी होंगी। और गुरु होगा तो गुरु की तरह जो है उसमें एक सौम्यपन हो सकता है, और एक कहते हैं लगन में गुरु हो तो वो लगभग कुंडली के काफ़ी दोषों का शमन कर लेता है, काफ़ी चीज़ों को वो जो है उसको दैवीय सहायता मिलती है। तो ये चीज़ें होती हैं। बुध और शुक्र होंगे, शुक्र होगा लगन में तो सुंदरता हो सकती है, वैसी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो कहने का मतलब लगन में स्थित या लगन पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, इनकी एक तरह से मिलाकर क्वालिटीज़ हो गई, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स आते हैं उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखिए कि एक अंक जो है वो सूर्य का अंक है, आप सभी जानते हैं एक अंक जो है वो सूर्य का अंक है। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में भी हम एक ये ध्यान रखते हैं कि जो मेन मुख्य डेट है, मुख्य तारीख है, उसको हम एज ए ड्राइवर मानते हैं। और जो डेट ऑफ बर्थ यानी कि दिन, जो तारीख है, जो महीना है और जो साल है, इन सब का जो टोटल करते हैं और उसका जो एकाकी अंक आता है उसको हम एज ए कंडक्टर मानते हैं। तो ड्राइवर और कंडक्टर, जिस तरह से बस को चलाने के लिए ड्राइवर और एक कंडक्टर की सहायता जो होती है दोनों ही महत्वपूर्ण है, तो लाइफ को चलाने के लिए वही मेन जो तारीख है ड्राइवर, और जो टोटल है वो कंडक्टर एज ए ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए जिनका एक तारीख का जन्म होता है उनमें सूर्य की क्वालिटीज़ होती हैं, जिनका 2 तारीख का जन्म होता है उनमें चंद्र की क्वालिटीज़ होती हैं, जिनका 3 तारीख का जन्म होता है गुरु की क्वालिटीज़ होती हैं, जिनका 4 तारीख का जन्म होता है उनमें राहु की क्वालिटीज़ होती हैं, जिनका 5 तारीख का जन्म होता है बुध की क्वालिटीज़, जिनका 6 तारीख का जन्म होता है शुक्र की, जिनका 7 तारीख का केतु की, जिनका 8 तारीख का शनि की, और जिनके मतलब कि मैंने देखा है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 अंक अधिक बार आता है, बहुत वो जल्दबाजी में नहीं स्टेप उठाते, बहुत वो ध्यान से सोच समझ कर स्टेप उठाने वाले लोग होते हैं। हाँ, यदि मान लो उनके सिर के ऊपर आ जाए तब तो बहुत जल्द स्टेप उठा लेंगे, नहीं तो काम जितना भी ज़रूरी हो वो पूरी तरह से तसल्ली करके ही, या हम कह सकते हैं कि शनै शनै, स्लो, बहुत ही स्लो तरीके से काम करने वाले होते हैं। जिनका 9 नंबर हो तो मंगल का प्रभाव। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ है, अब डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 मई यानी 1/5 और 9 जैसे 2003 मान लीजिए, तो 1 का सूर्य हो गया, 5 का बुध हो गया, और 2 का चंद्र हो गया, और 3 का गुरु हो गया। तो ये चारों ग्रहों की उसमें क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब एक जो है वो सूर्य है, और मंथ मैंने बोला था मई, तो 1 + 5 6 और 2003 7 8 9 10 11 यानी कि टोटल 11 बना, 1 + 1 2। अब 1 और 2 सूर्य और चंद्र की क्वालिटीज़ उसमें जो है मुख्य तौर पर, तो हम कह सकते हैं कि सूर्य ड्राइवर है और चंद्र जो है कंडक्टर है। तो उन ग्रहों के हिसाब से वो जातक की क्वालिटीज़ होंगी,
उनके हिसाब से ही हमें उसमें गुण देखने को मिलेंगे। अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए 7 आता है अधिक बार, तो 7 7 नंबर जो होता है ये खोजी प्रवृत्ति के लोगों का होता है, रिसर्चर्स का होता है। ये जो जासूस होते हैं, अ, जिनको हम कहते हैं, जासूस को इंग्लिश में मैं भूल गया। डिटेक्टिव। हाँ, डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव मतलब कि वैसी उन क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि वो हाथ में लेंस लेकर ही घूमता रहे। कहने का मतलब, अगर जैसे हम अब ज़्यादातर देखिए हमारा जो स्कूल ग्रुप होता था फ्रेंड सर्कल का, तो उनमें कई तरह की क्वालिटीज़ के लोग होते थे, मतलब हमारे फ्रेंड होते थे। हम कहते थे कि ये चीज़ ये कैसे हुई है, कौन, तो कोई कहता था ये किसने किया है, ये तो मैं पता करा के आपको कल तक बता दूंगा। तो जैसे मर्जी वो, मतलब साम दाम दंड भेद, मतलब जैसे मर्जी करके वो नेक्स्ट डे रिपोर्ट ला कर देता था कि ये इसने और इसने इस तरीके से किया। तो वो डिटेक्टिव गुण होते थे एक तरह से। तो गुण जो हैं ये, यदि आप न्यूमेरोलॉजी के ये इन 1 से लेकर 9 अंक और उनके ग्रहों की क्वालिटीज़ को जानते हैं, तो किसी की डेट ऑफ बर्थ में आप किसी अंक की अधिकता देखेंगे ना, जैसे 9 नंबर की अधिकता देखेंगे, तो उसमें हमें आक्रामक स्थिति दिखाई देगी, मंगल की स्थिति दिखाई देगी, गुस्से वाली स्थिति दिखाई देगी, उनका मुकाबला मतलब कोई ना कर सके या बहुत ही ज़िद्दी प्रकार के होंगे, ऐसी स्थिति हमें दिखाई देगी। कभी भी आप किसी की डेट ऑफ बर्थ पर आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको क्लियर कट पता लगेगा। बजाय कि हमें किसी चीज़ को रटने की बजाय उसके जो इस तरह से गुण हैं, तो इसलिए गुणों के आधार पर ग्रहों को 3 भागों में बांटा गया है। साथ में आप न्यूमेरोलॉजी के 1 से 9 अंक इनके जो ग्रह हैं उनको ध्यान में रखें, और इन बातों को ध्यान में रखेंगे ना, तो किसी की जी क्वालिटीज़ सर। आपको पता चलेंगी। तो ये थोड़ा जी सा सर। इसके बारे सर। में। जी। जी सर, पेज नंबर 20 में जरा एक बार देख लेंगे सर। जी, एक मिनट। पेज नंबर 20 होगा। चैप्टर 3। lesson 3। जी। सर यहाँ पे आप जो हमारा ये पैक्ट रूल बताता है, वो बताता है कि प्लेसमेंट को हमें भाव चलित से देखना है, बाकी एक्ट को हमें लग्न कुंडली के हिसाब से देखना है। बिल्कुल। सर तो जो नीचे एक जो टेबल बना हुआ है राहु स्थित करके जो लिखा हुआ है सर, उसमें 3 7 दिया हुआ है, जबकि मैं मतलब जो पीछे 19 पेज पे जो लग्न कुंडली दिया है उसमें वो 4th हाउस में है, मतलब ये अपना सूर्य जो है। आपने फिर लगन कुंडली में देखा होगा ना। जी सर, तो वहां पे पैक्ट में लिखा है सर कि प्लेसमेंट को ही नहीं हमें नहीं, बस भाव चलित वो में देखना सिर्फ है, राहु बाकी जी। केतु के लिए। आप देखिए, हाँ राहु सर, व तो ये केतु राहु के स्थित लिए। लिखा ही है। मैं। उसमें नीचे वाले में राहु स्थित लिखा है सर, राहु स्थित केतु स्थित, उसके नेक्स्ट वाले टेबल पे। हाँ, तो राहु स्थित, राहु 8 में स्थित है ना। जी सर। ठीक अच्छा, है। बस इसी को देखना है हमें हाँ, लग्न कुंडली में, सिर्फ बाकी राहु। सबको हमें भाव चलित वो से। तो सूर्य बुध शनि मंगल तो ये दृष्टि के द्वारा आ रहे हैं, इनके तो जो वहां पर हमने लिए थे उनको लिए है एज इट इज। ये भाव चलित में है ना सर, ये सब। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी सर। ये जो है पीएसीटी, ये सिर्फ राहु केतु के लिए है, इनके लिए नहीं है। सूर्य बुध इनके, ये तो दृष्टि या दृष्ट, मतलब राहु के ऊपर सूर्य बुध शनि मंगल की दृष्टि आ रही है, तो इनको हमने वो, जी सर। ये एसी ये माध्यम से नहीं लेना। ये तो ऑलरेडी इनको हमने लिया था भाव चलित कुंडली के हिसाब से यहाँ पर। जी सर। सिर्फ राहु और केतु भाव चलित के हिसाब से स्थित को लिया, ये देखिए, और वहाँ पर हमने जो है एसीटी राहु और उसके लिए केतु के लिए। ठीक है सर, समझ गया सर। जी। एक और तो सर ई टेबल का था एक। कौन सा पेज? एक सर 24 होगा ई वाला सर।
24 यानी 24 कि में नेक्स्ट लेसन। ए बी सी डी ई टेबल जो बनता है, ई टेबल में सर वो भाव चलित कुंडली से बनेगा या फिर लग्न कुंडली से बनेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। आपने 23 पेज कह रहे हैं ना? 24 सर, ये सी चैप्टर 4 में। अच्छा, ये एक्चुअली अभी हाँ हमने ये सर। किया नहीं है, इस अच्छा लेसन ठीक को है सर। अभी मैंने मतलब करवाया नहीं है। ठीक है इस सर। लेसन को अभी हमने हमने करना है, ठीक है। वो 3 तक ही करवाए गए थे, क्योंकि हाउसेस के सिग्निफिकेशन तो अभी मैंने बताए नहीं, जो हाउसेस के सिग्निफिकेशन ए बी सी डी। फिर भी आपकी उसको मैं बता देता हूँ, जो ई लेवल होता है वो ए बी सी डी के जो प्लैनेट्स होते हैं उनमें कोई कंजंक्शन या कोई आस्पेक्ट कंजंक्शन के द्वारा जो संबंध बन रहा हो उसको लिया जाता है। जी सर, वो वही मैं पूछ रहा था, वो भाव चलित से होता है या फिर नहीं, वो लग्न वो कुंडली से। वो लगन कुंडली से ही मैं आपको बता अच्छा देता हूँ एक बार। हम उसके ऊपर चलते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि हमने ये ग्रहों के कार्येश भाव बनाए, ये आपको पता चले, ठीक है। अब इसके बाद ये होता है 1 से लेकर 12 भाव, इनके जो कार्येश ग्रह हैं ये हैं ए। देखिए यहाँ नीचे देखिए, ए बी सी डी। ए प्लैनेट्स इन स्टार ऑफ प्लैनेट इन हाउस, बी प्लैनेट इन द हाउस, सी प्लैनेट इन स्टार ऑफ हाउस लॉर्ड, डी साइन लॉर्ड। तो ये ए बी सी डी ये दिए हैं, तो यहाँ पर ये अलग अलग रंग से देने का मतलब ही यही है कि हमें पता चले कि किस भाव का ग्रह किस प्रकार से आ रहा है। यदि हम यहाँ देख रहे हैं लगन के, तो ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, चारों के चारों पॉइंट्स आ रहे हैं। यदि हम फोर्थ देख रहे हैं, सिर्फ ग्रीन आ रहा है, यानी कि सिर्फ साइन लॉर्ड। तो यहाँ पर ये ए बी सी डी और ई लेवल इसलिए लिया जाता है कि जो आए हुए ग्रह हैं उनके साथ, अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिख रहा है शुक्र शनि, ये इकट्ठे दिख रहे हैं, शुक्र और शनि। तो अब जैसे मान लीजिए शुक्र और शनि, यहाँ पर 8th हाउस का यहाँ पे शनि है, तो वहाँ पर शनि के साथ शुक्र है और इनकी डिग्रियाँ क्लोज हों, तो हम यहाँ शुक्र को ब्रैकेट में ई लेवल का ले सकते हैं। सर, तो कितना क्लोज माना जाता है, जैसे कई वो कहीं मेंशन नहीं कई किया। तो राशि टू राशि लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम जैसे कि, हालांकि ये आगे के रूल्स हैं, अभी ये रूल्स यहाँ पर हम जी पहुँचे सर नहीं ठीक है हैं, सर। बट फिर भी मैं ठीक है एक बार आपको बता देता हूँ कि कोई दो ग्रह इकट्ठे होते हैं, एक तो हम देखते हैं क्या इनकी 3 डिग्री 20 ऑर्बिट की कंजंक्शन बन रही है। तो इसमें भी हम ध्यान रखते हैं कि यदि स्लो मूविंग प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट मतलब कि जो ग्रह धीमे चलते हैं, और धीमे ग्रह कौन से हैं? शनि है, गुरु है, राहु है, केतु है, ठीक है। तो ये धीमी गति के ग्रह हैं, इनके साथ हम 3 डिग्री 20 ऑर्बिट लेते हैं यदि इनके साथ कोई ग्रह हो। अब शुक्र है वो तेज गति का ग्रह है, सूर्य तेज गति का है, चंद्र तेज गति का है, मंगल तेज गति का है, बुध तेज गति का है, उसके बाद शुक्र तेज गति का है। तो अब जैसे शनि यहाँ पर 3 डिग्री 20 ऑर्बिट कंजंक्शन हम देख सकते हैं, शुक्र की हम 5-6 डिग्री तक, तेज गति के ग्रह की 5-6 डिग्री तक हम ले सकते हैं। और जो आस्पेक्ट होती है, अब जैसे गुरु यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि, तो इसकी आस्पेक्ट। और अब मंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8, चौथी 7वीं 8वीं आस्पेक्ट, चंद्र की 7वीं, सूर्य की 7वीं, ठीक है, बुध की 7वीं, शनि की 3 7 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आस्पेक्ट हम 3 डिग्री 20 ही लेते हैं सभी की, मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अब गुरु, या जैसे मैं देख रहा हूँ कि गुरु यहाँ पर है और 1 2 3 4 5, तो चौथे भाव के इस पर इसकी जो है 5वीं आस्पेक्ट आ रही है, छठे भाव पर इसकी जो है 7वीं आस्पेक्ट आ रही है, और 8वें भाव के ऊपर इसकी 9वीं आस्पेक्ट आ रही है। तो 5 6 8,
तो ये 3 हो गए। तो यहाँ पर मैंने जैसे देखा कि गुरु जो है वो 12 डिग्री पर है, तो पांचवा भाव जो है 24 डिग्री पर, काफ़ी अंतर हो गया। उसके बाद हमने देखा था, सॉरी चौथा हमने देखा था ना, चौथा 28 डिग्री का है, चौथा। तो काफ़ी अंतर हो गया। फिर हमने छठा देखा, छठा भी 28 डिग्री का है, काफ़ी अंतर हो गया। फिर हमने देखा था आठवां, आठवां है 10 डिग्री और गुरु है 12 डिग्री। अब गुरु की 3 दृष्टियां हैं, पांचवीं, सातवीं, नौवीं। तो पांचवीं चौथे भाव पर थी, काफ़ी डिग्री का अंतर है। छठी सातवीं दृष्टि छठे भाव के ऊपर, काफ़ी डिग्री का अंतर है। और नौवीं जो दृष्टि है वो आठवें भाव, ये 10 डिग्री पर है और वो 12, तो ये क्लोज डिग्री हो गई। तो यानी कि इसके ऊपर गुरु का प्रभाव, इसको हम एज ए 8वां भाव का गुरु जो है फल दे सकता है, स्ट्रांगली दे सकता है, ये हम मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चौथे का दे सकता है, वीक देगा, क्योंकि वैदिक दृष्टि कमज़ोर मानी गई है इसमें, लेकिन कंजंक्शन वाली जो है ज़्यादा स्ट्रांग मानी गई है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हम देखते हैं, हालांकि ये अभी आगे का चैप्टर है, ठीक है। क्लियर हो तो गया, थैंक यू। आज मैं अब जिस पॉइंट को शुरू करने जा रहा हूँ कि हमने ग्रहों के इनको समझा था, कारेश भावों को, यानी कि प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स को समझा था। तो अब ये बात आती है इनका उपयोग कैसे करते हैं। इनका उपयोग 1 से लेकर 12 भाव, जो कि हमारे जीवन के अलग अलग घटनाओं के मुख्य भाव हैं। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए, शादी के लिए जैसे हम सप्तम भाव के उपनक्षत्र को देखते हैं, 1 से 12 भावों में जो ये उपनक्षत्र हैं, सब लॉर्ड हैं, ये प्रॉमिस की स्थिति दर्शाती हैं। तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र यदि 2, 7, 11 में से किसी का कारेश हो तो शादी होगी, ऐसा हम मानते हैं। कब होगी? 2 के जो कारेश ग्रह हैं, 7 के जो कारेश ग्रह हैं, 11 के जो कारेश ग्रह हैं, इनकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में हो सकती है, ऐसा हम मानते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब मुख्य और सहायक भावों के सभी ग्रह ही कारेश बन जाते हैं। जैसे यदि मान लीजिए ये सप्तम का उपनक्षत्र गुरु है, तो 2 के कारेश शनि, मंगल, बुध, राहु, शुक्र, 7 के केतु, बुध, राहु, शुक्र, 11 के बुध, गुरु, राहु, शनि, शुक्र, गुरु, शनि। तो यदि हम देखना चाहते हैं तो क्या सूर्य आया यहाँ पर? यदि हम देखें तो सूर्य यहाँ पर नहीं आया। क्या चंद्र आया? 2, 7, 11 चंद्र नहीं आया। क्या मंगल आया? मंगल बिल्कुल आया है, बुध भी आया है, तो मंगल आ गया, बुध आ गया। उसके बाद गुरु यहाँ हमें मिल गया। शुक्र यहाँ हमने ऊपर देखा था, शुक्र है, शनि भी है, राहु भी है, और केतु को यदि हम देखते हैं तो केतु भी है। तो यदि हम देखें तो सूर्य और चंद्र को छोड़कर बाकी सभी हैं, लेकिन फिर भी यदि हम बात करें तो 7 ग्रह फिर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में अब यदि मान लो, अब हम कंफ्यूज होते हैं कि किसको लें। एक तो ये है, तो यहाँ पर 2-3 प्रकार की स्थितियाँ हैं। एक तो हम रूलिंग ग्रहों की मदद लेते हैं, या फिर इनमें से हम ये देखते हैं कि कौन सा उस इवेंट को दिखा रहा है। जो नहीं दिखा रहा है उसको तो वैसे ही निकाल देंगे बाहर, लेकिन जो दिखा रहे हैं उसमें फिर हमें यदि असमंजस की स्थिति पैदा होती है तो हम रूलिंग ग्रहों की मदद लेते हैं। एक तो ये तरीका है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से 12 भावों में जो हम विषय देख रहे हैं उसका उपनक्षत्र हमें उसके प्रॉमिस को बताता है। और वो प्रॉमिस कैसे देखते हैं? सप्तम का उपनक्षत्र गुरु है। अब यहाँ हम देखेंगे गुरु क्या 2, 7, 11 में से किसी का कारेश है, तो गुरु शनि के नक्षत्र में, तो ये 11, 2, 7, 11 में से 11 का कारेश है। तो एक तरह से, और मंगल के उपनक्षत्र में है, तो यहाँ पर दूसरा भाव आ रहा है। हर ग्रह अपने नक्षत्र के अधीन होकर फल देता है, या यूँ कहें हर ग्रह अपने नक्षत्र और अपने भावों का फल देता है। जो उपनक्षत्र है उस फल के बारे में कि वो फल अच्छा है या बुरा है, लाभ है कि हानि है, हमें ये बताता है। तो अब हमने सप्तम भाव का उपनक्षत्र गुरु से तो हमने समझ लिया कि गुरु के जो हमने सिग्निफिकेटर बनाए वहाँ पर हमें क्या प्रॉमिस मिल रहा है। 12वां भाव विदेश का होता है, तो 12वें भाव का उपनक्षत्र यदि
जैसे यहाँ पर शुक्र है, तो यदि 12वें भाव का उपनक्षत्र शुक्र 3, 9, 12 में से किसी का कार्येश होगा तो ये जातक जो है विदेश जा सकता है। तो यहाँ 12वें भाव का उपनक्षत्र शुक्र है, शुक्र देखिए राहु के नक्षत्र में है, तो ये 12वां भाव दे रहे हैं, ठीक है। तो ये विदेश जा सकता है। अब कब जा सकता है? 3, 9, 12 भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में। तो यहाँ पर कई बार काफ़ी ग्रह आ जाते हैं और कई बार ऐसा ग्रह की दशा होती है जो यहाँ पर नहीं आ रहा होता, लेकिन किसी और तरीके से वो हमें वो दिख रहा हो कि आ रहा है, तब उसको हम ले सकते हैं। तो वो स्थितियाँ हैं जिनको हम आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ मेरा सिर्फ बताने का मतलब ये है कि ग्रह से हम प्रॉमिस देखते हैं, 1 से 12 भावों के जो ये कार्येश हैं, तो ये किस दशा में वो कार्य होगा वो यहाँ से देखते हैं, और ये कैसे बनते हैं उसी के ऊपर चौथा लेसन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 1 से 12 भावों के जो ये हाउसेस के सिग्निफिकेटर प्लैनेट यानी भावों के कार्येश ग्रह जो दिए हैं, वो ये ग्रह की ऑक्यूपेंसी और लॉर्डशिप इसी के आधार पर बनते हैं, और ये नक्षत्र इसी के आधार पर बनते हैं। जैसे कि 1 से 12 भावों को यदि हम देख रहे हैं तो ये चौथा पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट प्लैनेट इन स्टार ऑफ प्लैनेट इन हाउस, ये आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगी। प्लैनेट इन द हाउस ये फिर भी आपको समझ में आएगा। प्लैनेट इन स्टार ऑफ हाउस लॉर्ड थोड़ा इसको समझने में मुश्किल होगी, लेकिन साइन लॉर्ड यानी कि भाव का स्वामी ये आपको आसानी से समझ आएगा। तो यदि हम डी लेवल से शुरू करें, साइन लॉर्ड, तो साइन लॉर्ड किसका? पहले भाव का, दूसरे भाव का, तीसरे भाव का, चौथे का, पाँचवें का, छठे का, सातवें का, 1 से 12 भावों का साइन लॉर्ड यानी कि स्वामी, जो ग्रीन कलर में दिया है। तो साइन लॉर्ड इसके हिसाब से नहीं चलेंगे हम। साइन लॉर्ड जो हमने कस्प चार्ट, तो ये 1 से 12 भावों का ये कस्प चार्ट है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, तीसरे भाव में मिथुन है, चौथे में करक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे का स्वामी, क्योंकि ये साइन लॉर्ड है, तीसरे का स्वामी बुध है, चौथे का स्वामी भी बुध है, तो ये भाव चलित का ही एक तरह से 1 से 12 भावों के स्वामी है। अब ध्यान दीजिए, साइन लॉर्ड पहले का स्वामी यहाँ मंगल है, तो यहाँ ग्रीन कलर में मंगल। दूसरे का स्वामी यहाँ शुक्र है, तो ग्रीन कलर में शुक्र। तीसरे का स्वामी बुध है, तो यहाँ ग्रीन कलर में बुध। चौथे का स्वामी बुध है, तो यहाँ ग्रीन कलर में बुध। पाँचवें का स्वामी चंद्र है, तो यहाँ ग्रीन कलर में चंद्र। छठे का स्वामी सूर्य है, तो यहाँ ग्रीन कलर में सूर्य। सातवें का शुक्र, तो यहाँ ग्रीन में शुक्र। आठवें का मंगल, तो यहाँ ग्रीन में मंगल। नौवें का गुरु, 10वें का गुरु, तो यहाँ भी 9वें और 10वें का आप देख सकते हैं गुरु ग्रीन कलर में। 11वें का शनि, तो यहाँ ग्रीन कलर में शनि। 12वें का जो है शनि, तो यहाँ भी शनि। अब देखिए हमें ये पता लग गया कि ये साइन लॉर्ड है जो ग्रीन कलर में है। अब ये पूछ रहा है सी, आप देख सकते हैं, आप सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा, प्लैनेट इन स्टार ऑफ हाउस लॉर्ड। तो हाउस लॉर्ड कौन है? ये ग्रीन कलर के। तो एक एक भाव को यदि हम लेते हैं, साइन लॉर्ड, पहले भाव का साइन लॉर्ड कौन है? मंगल। अब वो ये पूछ रहे हैं कि प्लैनेट इन स्टार ऑफ हाउस लॉर्ड, तो कौन सा ग्रह है जो ये पहले भाव का स्वामी है मंगल, उसके नक्षत्र में है, ठीक है। साइन लॉर्ड कौन है? मंगल। प्लैनेट इन स्टार ऑफ हाउस लॉर्ड, हाउस लॉर्ड ही हुआ ना, साइन लॉर्ड और हाउस लॉर्ड एक ही बात हुई। तो पहले का स्वामी है मंगल। अब प्लैनेट इन स्टार ऑफ साइन लॉर्ड कह लो चाहे हाउस लॉर्ड कह लो, तो पहले का स्वामी है मंगल। अब यहाँ पे देखिए स्टार लॉर्ड की लाइन में मंगल कहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं सभी, ये आ रहा मंगल। सभी उत्तर दीजिएगा आपको। जी सर, सर। तो मंगल अब किसका नक्षत्र स्वामी है? शनि का। तो ये ब्लू कलर में प्लैनेट इन स्टार ऑफ हाउस लॉर्ड कौन है? शनि, क्योंकि शनि मंगल के नक्षत्र में है। यहाँ आप देखिए ब्लू कलर में शनि लिखा है, ठीक है।
अब वो पूछ रहा है रेड कलर में प्लैनेट इन द हाउस, यानी कि पहले भाव में कौन स्थित है। तो यहाँ ऑक्यूपेंसी है जो मैंने आपको बताया था कि हर ग्रह इस भाव में स्थित है, तो राहु स्थित है पहले में, तो यहाँ पे रेड कलर से राहु को लिखा गया। अब वो कह रहा है प्लैनेट इन स्टार और प्लैनेट इन हाउस, तो पहले भाव में कौन स्थित है, राहु। तो राहु अब किस किस ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना है देखिए, केतु। केतु का, शुक्र का, चंद्र का। चंद्र। ठीक है, तो देखिए केतु शुक्र चंद्र ब्लैक कलर में, क्लियर हुआ। जी। तो फोर्थ लेसन जो है ये इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर है। आपको मैं फिर भी एक बात बता देता हूँ, यदि ना समझ आए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये हर सॉफ्टवेयर में रेडी रेकनर मिलते हैं। लेकिन कल को कोई आपको पूछ ले कि भाई ये इसके ये कैसे हुए, कैसे बने हैं, तो कम से कम आप बता सको कि ये तरीका है। यदि आप सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं, अगर आपने आज से पहले, हो सकता है आप में से कईयों को बहुत अच्छी जानकारी हो इसके बारे में, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हो सकता है कि आपने पहले कभी केपी सॉफ्टवेयर कोई देखा हो और आपने देखा हो कि वहाँ पर ABCD लिखे होते हैं, सेकंड हाउस के सिग्निफिकेटर ABCD, तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे बने, तो यही तरीका है। अब दूसरे भाव का स्वामी कौन है, यहाँ पर हमने देखा दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्या है, कस्प लॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए दूसरे का स्वामी कौन है, शुक्र। ये देखिए दूसरे और सातवें का स्वामी शुक्र, तो यहाँ आप देखेंगे दूसरे का स्वामी शुक्र है, सातवें का स्वामी शुक्र है जो ग्रीन कलर में है। ठीक है, तो दूसरे का स्वामी है शुक्र। अब प्लैनेट इन स्टार ऑफ हाउस, शुक्र क्या किसी का नक्षत्र स्वामी बना है, देखिए राहु का बना है, बुध का बना है, बुध। तो राहु और बुध का बना है। ठीक है, तो देखिए राहु और बुध यहाँ ब्लू कलर में है दूसरे। अब दूसरे भाव में कोई स्थित है, यहाँ देखेंगे मंगल स्थित है, तो रेड कलर में मंगल। तो अब मंगल क्या किसी का नक्षत्र स्वामी बना है, A लेवल, तो यहाँ हम देखेंगे मंगल शनि का बना है, तो शनि ब्लैक कलर A लेवल का। ठीक है, अब तीसरा भाव, तीसरे का स्वामी कौन है, बुध, जो हमने देखा। क्या बुध किसी का नक्षत्र स्वामी बना है, अब ध्यान दीजिए बुध किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना, तो वो ब्लू वाला यहाँ पर है ही नहीं, कुछ खाली है। ठीक है, तो तीसरे में स्थित कौन है, यदि देखें तीसरे में कौन स्थित है, चंद्र। तो चंद्र को रेड कलर से लिखा। क्या चंद्र किसी का नक्षत्र स्वामी बना है, ये देखिए सूर्य का बना है, मंगल का बना है, तो सूर्य और मंगल जो है वो तीसरे के A लेवल के, यानी ब्लैक कलर। अब ये चौथा भाव है, इसका सिर्फ एक ही प्लेनेट आया बुध, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चौथे का स्वामी कौन है, बुध, यहाँ पर देखिए, ये देखिए बुध। ठीक है, क्या बुध किसी का नक्षत्र स्वामी बना है, अब देखिए बुध यहाँ किसी का भी नक्षत्र स्वामी नहीं बना। जब किसी का नक्षत्र स्वामी नहीं बना तो ब्लू कलर वाला तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अब चौथे भाव में क्या कोई ग्रह स्थित है, तो हमने यहाँ देखा चौथे में कोई भी स्थित नहीं है, तो इसका मतलब रेड कलर वाला भी नहीं आएगा। अब चौथे में जब कोई स्थित ही नहीं है तो फिर उसके नक्षत्र में भी वो बात नहीं हो सकती। ठीक है ना, चौथे में कोई स्थित नहीं है तो प्लैनेट इन स्टार और प्लैनेट इन हाउस वो भी बात नहीं बनती। तो इसलिए चौथे का इकलौता कार्येश हो गया बुध। क्लियर हुआ। अब आपको इसके बाद एक और मैं पॉइंट बताऊंगा। हालांकि अब देखिए पांचवें का स्वामी कौन है, चंद्र। चंद्र क्या किसी का नक्षत्र स्वामी बना है, मंगल का बना है। ठीक है, तो यहाँ पर मंगल और सूर्य दोनों का बना है, तो मंगल और सूर्य लिखे गए। ठीक है, ब्लू कलर में। अब प्लैनेट इन हाउस,
तो पांचवें भाव में कोई ग्रह स्थित है, देखें यहाँ पे कोई स्थित नहीं है। हो सकता है लगन कुंडली में हो, लेकिन हमने हमेशा यही देखना है। तो पांचवें में कोई स्थित नहीं है। अब जब पांचवें में कोई स्थित नहीं है तो रेड कलर से वहाँ को कुछ नहीं आएगा, और कोई स्थित नहीं है तो फिर ब्लैक कलर वाला जो ए लेवल का है वो भी नहीं बात बनती। तो पांचवें के कार्यश है मंगल, सूर्य, चंद्र। अब छठे का स्वामी कौन है? सूर्य, तो ग्रीन कलर में सूर्य लिखा। और सूर्य जो है वो किसी का नक्षत्र स्वामी नहीं बना, और छठे में कोई स्थित भी नहीं है, तो इसलिए वो ऊपर के कोई भी लेवल नहीं आएंगे, इकलौता सूर्य। ये एफओ जो लिखा है ये फॉर्चून है, ये अलग चीज़ है, इसको हम आगे इसके विषय में समझेंगे, हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम ही होता है। फिर इसी प्रकार से सातवें का स्वामी कौन है? शुक्र। यहाँ पे भी देख सकते हैं सातवें का स्वामी है शुक्र। तो शुक्र क्या किसी का नक्षत्र स्वामी बना है? राहु का बना है, बुध का बना है, तो राहु बुध आ गए यहाँ पर। और सातवें में कोई स्थित है तो देखिए केतु स्थित है, केतु रेड कलर में आ गया। क्या केतु किसी का नक्षत्र स्वामी बना है? नहीं बना। नहीं बना तो फिर तो वो ब्लैक कलर ए लेवल नहीं आएगा। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। सूर्य के आगे स्टार का निशान है, बुध के आगे स्टार का निशान है, केतु के आगे स्टार का निशान है, गुरु के आगे स्टार का निशान है। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य, बुध, गुरु और केतु ये किसी के भी नक्षत्र स्वामी नहीं बने। स्टार के निशान होने का मतलब ही यही है कि सूर्य, बुध, गुरु, केतु इनके आगे स्टार का निशान है। तो सूर्य, बुध, गुरु, केतु आप देखिए आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर, यानी कि ये किसी भी ग्रह के नक्षत्र स्वामी नहीं बने। इनको हम कहते हैं अनटेनेंटेड। और जिनके आगे कोई निशान नहीं होता उसको हम टेनेंटेड कहते हैं। टेनेंट का मतलब किराएदार, यानी किसी ना किसी का नक्षत्र स्वामी होना। तो सूर्य, बुध, गुरु, केतु। अब किसी प्लेनेट के आगे ना वो हैश का निशान भी मिल जाएगा देखने को, तो यानी कि वो ग्रह अपने ही नक्षत्र में है। जो हमारा ट्यूशन का एग्जाम्पल है उसमें वो स्थिति भी आपको दिखाई देगी। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब यदि हम बाकी भावों को भी इसी तरह से लेंगे, ए, बी, सी, डी, तो हम डी से शुरू करेंगे तो हमें आसानी होगी समझने में, लिखने में। हालांकि आपको रेडी रेकनर मिलेगा, इसके लिए कभी भी चिंता ना करें कि आपको ऐसा कुछ याद करना है या ऐसा नहीं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये बने कैसे हैं। सभी को क्लियर है? जी। तो अब यहाँ पर मेरे को आप में से कोई जिनको अपना डेट टाइम अच्छे से पता हो, मतलब जिसको हम कहते हैं सही पता है, शादीशुदा हूँ, तो अपनी ज़रा नाम और डेट टाइम प्लीज़ लीजिए। सर वो तो पता नहीं है सर, एग्जैक्ट टाइम नहीं, बट टाइम तो पता ही है। अब सेकंड्स में नहीं पता है। नहीं नहीं, सेकंड्स की तो बात ही नहीं है। हाँ मतलब अप्रोक्स पता है सर, मतलब हाँ पता ही है एक अप्रॉक्स का तरीके से। मतलब ये होता है कि आप ज़रा टाइम बताइए अपना, मतलब अ, पेरेंट्स के अनुसार। 10:10 सुबह। 10:10, तो पेरेंट्स के हिसाब से 10:10 ही उन्होंने बताया होगा, और उन्होंने जी। यही कहा होगा कि हमने जब मतलब नोट किया था एग्जैक्ट तो 10:10 है, जी। राइट। तो इसमें कोई जी। किंतु परंतु नहीं है। किंतु परंतु तब होता है जब हम ये कहें कि हमारा डेट ऑफ बर्थ तो जो है ये तारीख है, लेकिन जो टाइम है वो पेरेंट्स के हिसाब से 10 से 11 के बीच है, या 10 से 10:30 के बीच है, या 10 से 10:15 के बीच है। वो एक थोड़ा सा डाउटफुल होता है। लेकिन यदि पेरेंट्स कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने नोट किया था 10:10 है, या हमने बड़ा ध्यान से नोट किया 10:10 है, तो वो
उसको आप ऑलमोस्ट ठीक ही मानिए, ठीक है। जी जी। आप नाम बताइए एक बार मुझे, क्योंकि अभी। नागमणि चौबे, ओके। NAGMANI, CHOUB। जी ठीक है, इसी तरह से। जी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 26 जुलाई 1990। 1990। 90। तो अब जी। देखिए 26, तो 2 + 6 8। 8। ठीक है, जुलाई आ गया 7, 7। जी। और 9 9 18, 18 और 1 19, यानी कि 9 × 1 10, 1 7 × 1 8, 8 8 16 और 7। 7। तो आप खोजी प्रवृत्ति के हैं आप। मतलब हाँ एक सर, तो हो देखिए सकता है। जुलाई आ गया, खोजी प्रवृत्ति के हैं। आप में लेजीनेस भी होगी, और साथ ही गुस्सा भी होगा, गुस्सा भी आता होगा। जी सर। ठीक है, तो ये क्वालिटीज़ तो इनसे ही हमें काफ़ी हद तक पता चल जाती हैं। टाइम आपने बताया 10:10 सुबह के, राइट। जी सर। प्लेस। नोवा मुंडी, NOA। MOA। N फॉर ओके। नागमणि, N। NO। NOOA। हाँ। MUNDI। ये झारखंड में है। हाँ सर। ओके। KP स्टार वन में एक और सहूलियत है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सर्च मोर प्लेसेस करते हैं, तो मान लीजिए अब ज़्यादातर लोग देखिए क्या कहते हैं, मतलब दिल्ली का जन्म, बॉम्बे का जन्म, या अब बॉम्बे कोई छोटा नहीं है शहर, या दिल्ली कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़े हैं ना, बिग सिटी। तो ऑनलाइन वेब सर्च पे जाते हैं हम, और यदि हमें मालूम है कि किस एरिया में हॉस्पिटल था, तो वो एरिया का पिन कोड डालेंगे यहाँ पे। तो जैसे ये आपने ये जो नाम बोला है, नोआ मुंडी, नोवा मुंडी। इसका पिन कोड मालूम है? याद नहीं है सर, नहीं सर। ओके ओके, कोई बात नहीं। टाटा का कोल फील्ड था सर तो उस समय सर। अरे मैंने क्या कर दिया, दोबारा से मेरे को, मैंने वो उसको एक्चुअली क्लोज़ कर दिया है। NAGMANI सर। जी। उसके CHOUBY। BY कर लूँ ना, हाँ या सर। BEY? BY वैसे लिखते हैं, चलेगा सर। हाँ, EY नहीं, सही से ही लिखना चाहिए। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में 26 26 जुलाई 26 जुलाई और 1990। 1990, और टाइम है 10:10 सुबह। 10 और नोवा एन मुंडी, ओ ए NOA एम यू एन डी MUNDI। ओके, ये आ ही गया वैसे झारखंड। मैं इसलिए ये मोर प्लेसेस पर जाकर करता हूँ। कई बार एक ही नाम के ना दो स्टेट्स में, रूपनगर, राजनगर, मिलते जुलते नाम के कई स्टेट्स में होते हैं, तो इसलिए ताकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सही पता चले। अब मैरिड है? जी सर। अब देखिए यहाँ पर सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है राहु। तो जब हम किसी का पहली बार चार्ट लेते हैं, तो हमारी ये आदत होती है कि अब जैसे आपने कहा 10:10 सेकंड्स का नहीं मालूम, तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कुछ सेकंड्स में जो है सब लॉट चेंज हो सकता है, यदि वो बॉर्डर लाइन मतलब उसके करीब हो। तो अब सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी है यहाँ पर राहु, तो मैंने चार्ट ये अभी के समय लिया है। तो अक्सर हम इसमें चेक कर लेते हैं कि जो जिस समय मैंने चार्ट लिया, क्या उस समय के रूलिंग ग्रहों में राहु आ रहा है, जो विषय को मैं देखना चाहता हूँ। तो सप्तम के विषय को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने शादी के विषय में पूछा। तो अब देखिए सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी राहु जो है वो रूलिंग ग्रहों में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिट RP लुधियाना ऑन 2 सितंबर 2023, अभी 9:03 पर मैंने ये चार्ट बनाया। तो राहु यहाँ पे आ रहा है, यानी कि मैं शादी का विषय देख रहा हूँ, तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र राहु जो है वो रूलिंग ग्रह मुझे दिशा निर्देश दे रहे हैं कि मैं इनको लेकर राहु को लेकर देख सकता हूँ। अब राहु क्या
2 7 11 का कार्येश हो रहा है, यानी कि क्या वो प्रॉमिस दे रहा है। तो मैं अभी, हालांकि यहाँ मैं जिस विषय को देख रहा हूँ वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं, जस्ट मैं एक आपको बता रहा हूँ कि हमने जो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी वहाँ पर समझा, जो ये सिग्निफिकेटर बने, तो क्या सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु जो है वो 2 7 11 में से किसी का या अधिकतर का कार्येश है। तो सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी राहु जो है वो यहाँ पे 7वां भाव दे रहा है, नक्षत्र पर 11वां भाव दे रहा है, उपनक्षत्र पर 7वां दे रहा है। ठीक है, यहाँ प्लैनेट और स्टार लेवल पर तो प्रॉमिस की बात आती है, सब लॉर्ड लेवल पर जो है हमें संभावित सुख की एक तरह से, तो यहाँ पर 7 और 11 मिल रहे हैं, यानी कि शादी का प्रॉमिस है। अब शादी का प्रॉमिस है तो वो 2 7 11 भावों के कार्येश ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में शादी को हुए कितने साल हो गए? सर 16 में हुआ था, 2016। अच्छा, अब मैं एक दो चीज़ें पूछूंगा आपसे। जी। क्या शादी से पहले मतलब कि ऐसा हुआ था कि कोई रिश्ता होते होते रह गया हो, या जी, होकर कैंसिल हो गया हो? ऑलमोस्ट सर, मतलब हाँ ऐसा ही था, मतलब कुछ फॉर्मली नहीं हुआ था, बट हाँ ऐसा था कि होना है, बट नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये पूछूंगा, क्या वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, मतलब आपस के रिलेशंस में किसी भी तरह से? हाँ सर, मेरे एंड से होता है, थोड़ा सा है। आपकी तरफ से ऐसा प्यार बहुत की कमी प्रोमिनेंट है? नहीं है। हाँ मेरे तरफ से। थोड़ा रूखा स्वभाव है आपका क्या, ऐसा कह सकते हैं? सर मतलब अगर बहुत क्लियरली बोले सर, रोमांस प्यार के मामले में बहुत ही रूखा स्वभाव है। बिल्कुल। तो अब देखिए, ये सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी राहु ने मुझे इन बातों के बारे में बताया। वो इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही चीज़ को देखा कि सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी राहु, क्योंकि मैंने आपका चार्ट लिया। अक्सर जब हमारे पास चार्ट आते हैं हम, तो हमें श्योरिटी नहीं होती कि वो टाइम सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। बट यदि वो कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स की तरफ से टाइम सही है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या रूलिंग ग्रहों में वो उपनक्षत्र स्वामी आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर राहु आया और मैंने उसी को लेकर फिर देखा। अब मैंने ये देखा कि 2 7 11 ये शादी के मुख्य और सहायक भाव हैं, जिसमें से 7 11 मुझे मिले। अब 2 7 11 के जो व्यय भाव हैं, 2 का व्यय भाव है 1, 7 का व्यय भाव है 6, 11 का व्यय भाव है 10। तो 1 6 10, लेकिन साथ ही यदि 8 और 12 ये भी जुड़ते हैं तो फिर वैवाहिक जीवन में मतलब उतार चढ़ाव की स्थिति होती है। उसके साथ ही सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि 6 यानी 7 का व्यय भाव और 12 यानी कि ओपोनेंट का, पार्टनर का व्यय भाव हो, तो फिर एक रिश्ता होकर टूट भी सकता है। कईयों की तो एंगेजमेंट होकर टूट जाती है, कईयों का जस्ट लाइक रोका होकर, हमारे पंजाब में रोका बोलते हैं कि मतलब कुछ शगन करके रिश्ता रोक लिया कि भाई हमें पसंद है, लेकिन बाद में वो टूट जाना। तो 6 और 12, क्योंकि छठा भाव आपके चार्ट में सप्तम का व्यय भाव है, तो 12वां भाव जो है पार्टनर के चार्ट में 7वें का, क्योंकि यदि हम देखें लगन से हम हैं और सप्तम भाव हमारा पार्टनर है, तो यहाँ से छठा भाव गिने 1 2 3 4 5 6, तो ये आपकी मतलब हम कुंडली में 12वां भाव हो गया जो यहाँ पर एक्टिव है। अब ये तो चलो पता चला कि एक तो पहले मतलब हो सकता है कि रिश्ता कोई ऐसा बात हुई हो कि कोई होते होते रह गया हो, लेकिन प्रॉमिस के साथ साथ मैंने चल रही दशा को भी देख लिया राहु की। तो प्रॉमिस तो राहु दिखा रहा है, तो वो शादी के जो पॉजिटिव भाव हैं 2 7 11 में से 7 11, और साथ ही नेगेटिव भाव भी वहाँ पर एक्टिव हैं 6 10 12 12 10। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति। और तीसरी बात, 5वां भाव होता है प्रेम का, तो आपके यहाँ पर चौथा भाव एक्टिव, तो आपकी तरफ से प्रेम का व्यय भाव एक्टिव है चौथा भाव। तो चौथा भाव क्या होता है, थोड़ी कोल्ड नेचर देता है, रूखा व्यवहार, रूखा स्वभाव।
तो ये यहाँ पर चौथा भाव देखकर मेरे को ये, और ये नेगेटिव भाव देखकर मेरे को ये सारी स्थिति और ये महादशा जो राहु की चल रही है, तो मौजूदा स्थिति की भी मुझे वहाँ पर उसके विषय में पता चला। अंतर्दशा शुक्र की चल रही है, शुक्र राहु के नक्षत्र में है, तो ये स्थिति दिख रही है। इस वजह से मैंने आपको ये बातें दी। तो कहने का मतलब ये है, मैंने एक विषय पकड़ा, उस विषय के हिसाब से मैंने बोला। तो जो हम देख रहे हैं हम वो बोलते हैं। तो इसलिए फिर, और क्योंकि डिटेल सही है, सब कुछ सही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें, और देखिए प्रॉमिस भी दिखा है। अब जरा डेट बताएंगे शादी की कब हुई थी? 26 अप्रैल 2016। 26 अप्रैल 2016। राहु की महादशा में ही हुई, और राहु गुरु चंद्र शुक्र, राहु गुरु चंद्र शुक्र, दूसरे का कार्य शुक्र है, गुरु राहु, राहु 11वें के कार्येश में है, राहु गुरु चंद्र शुक्र, तो चंद्र भी यहाँ पे आ गया, शुक्र यहाँ पे आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु प्रॉमिस दे रहा है, 2, 7, 11 भावों के कार्येश ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में शादी हुई, और राहु गुरु चंद्र शुक्र, राहु अपने उपनक्षत्र पर 7वां भाव देकर पॉजिटिव महादशा के रूप में, गुरु अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्स है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना, कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो तो गुरु के आगे हैश का निशान है, मंगल और बुध के आगे स्टार का निशान है। मंगल और बुध किसी भी ग्रह के नक्षत्र स्वामी नहीं बने, अनटेनेंट है। गुरु के आगे हैश का निशान है, तो वो अपने ही नक्षत्र में है, रीइंफोर्स है। अब रीइंफोर्स का मतलब ये होता है कि एक ग्रह जब अपने ही नक्षत्र में होता है तो वो उन भावों की मतलब फोर्स के साथ फल दे सकता है ना। तो 7वें भाव का फोर्स के साथ अंतर्दशा स्वामी में, क्योंकि गुरु उपनक्षत्र पर मंगल 3, 8, तो मंगल के साथ कोई है नहीं है। 1, 2, 3 मंगल की 11वें भाव पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दूसरे और तीसरे, तो मंगल 11, 2, 3, मंगल 15 डिग्री है, 11, 15 डिग्री है। तो देखो 11वें भाव के साथ मंगल की कंजंक्शन आस्पेक्ट हो गई, 2, 3, 14, तो इनके साथ भी ऑलमोस्ट हो गई। तो अब यदि मैं ये कहूँ कि आपने जैसे बताई थी डेट 26 अप्रैल 2016, राहु गुरु चंद्र शुक्र, तो गुरु अपने उपनक्षत्र, लेकिन मंगल का एक वो क्लोज वहाँ पे उसका आ रहा है इम्पैक्ट, तो राहु गुरु मंगल शुक्र, राहु गुरु चंद्र शुक्र, चंद्र देखें, चंद्र अपने उपनक्षत्र पर 7वां भाव दे रहे हैं, और शुक्र जो है 2, 7 उपनक्षत्र पे 11, तो ये प्लैनेट्स भी सिग्निफिकेटर बन रहे हैं। हालांकि मेरा सिर्फ ये बताने का मकसद था कि जो हम प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर बनाते हैं, एक तो वो हमें प्रॉमिस की स्थिति बताते हैं, एक हमें चल रही दशा, जैसे कि हमने अभी राहु महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, तो एक तो हमें, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो वो चल रही स्थिति को भी ये भाव दर्शा रहे हैं। और इवेंट हमने देखा कि वो 2, 7, 11 के उसमें, तो वहाँ पर भी हमें वो स्थिति मिली जिस डेट में मैरिज हुई। ठीक है, चौथा भाव जो है वो उसका भी हमें प्रभाव देखने को मिला। तो इसमें हम यही कहते हैं कि यदि ऐसी स्थिति है ना, तो अपने आप को थोड़ा सा मतलब चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये चौथा भाव जो है थोड़ा कोल्ड नेचर का प्रभाव दिखा रहे हैं यहाँ पर, और दशा चल रही दशा में भी दिखा रहे हैं। हालांकि शुक्र में 5 भी एक्टिव है, लेकिन साथ ही 4 भी, तो 5 और 4 दोनों कभी कभी हो जाते हैं रोमांटिक, बट चौथा भाव भी जो है अपना प्रभाव दिखा रहे हैं।
तो सिर्फ और मैंने ये एक तरह से आपको ये आपका, क्योंकि लाइव चार्ट लेकर ही मैंने सोचा कि चलो एक विषय को देखा जाए। ठीक है। सर प्रायोरिटी किसको देते हैं सर, जब कभी हम देखते हैं तो मतलब प्रायिकता किसको देना चाहिए कि कहाँ से हम स्टार्ट करें और कहाँ पे एंड करें? जैसे ये फिर पहले ये हो गया फिर ये हो गया, कि देखिए कहाँ क्योंकि कहाँ एस्पेक्ट बन रहा है। देखिए क्योंकि ये तो चलो आप शादीशुदा हैं, मुझे पता चला आप शादीशुदा हैं, आपने बताया। ठीक है। जी जी। मैंने पूछा, आपने डेट बताई शादी की। ठीक है, कोई मैंने फाइंडिंग वैसे नहीं की, बट हाँ चार्ट के अकॉर्डिंगली मुझे चीज़ें करेक्ट मिली, ये तो चलो ऐसा हुआ। लेकिन मान लो मेरे पास कोई नेटिव आता है जो शादीशुदा नहीं है और आकर आज मेरे को पूछता है कि मेरी शादी कब होगी या हो सकती है, तो बहुत ट्राई कर रहे हैं, नहीं रिश्ता मिल रहा। तो सबसे पहले तो जो वो मेरे को चार्ट देगा, अब उसमें मेरा पहला जो होता है पॉइंट कि सप्तम भाव, क्योंकि शादी का मुख्य भाव है, तो उसके उप नक्षत्र से मैं प्रॉमिस देखूंगा। प्रॉमिस मुझे मिल गया तो उसके बाद मैं 2, 7, 11 भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में शादी होगी ऐसा मैं कहूँगा। लेकिन मैं वहाँ पर ये देखूँगा महादशा किसकी चल रही है, क्या वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो उसको मैं ग्रीन सिग्नल दूंगा। चल रही अंतरदशा क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ग्रीन सिग्नल दूंगा, नेगेटिव है तो फिर अगली अंतरदशा देखूंगा। और जो अंतरदशा पॉजिटिव होगी फिर उसके अंतर्गत चलने वाली प्रत्यंतर दशाओं को देखूंगा। अगर मान लो अंतरदशा ने मेरे को ग्रीन सिग्नल दिया, लेकिन अब उसमें प्रत्यंतर दशा ही सिर्फ 3 ग्रहों की रह गई है और उसके बाद अगली अंतरदशा शुरू है, लेकिन वो 3 प्रत्यंतर दशा अगर ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं तो वो अंतरदशा भी किसी काम की नहीं, फिर उससे अगली अंतरदशा देखूंगा। तो ये आगे के स्टेप हैं जिनको हम समझेंगे। अभी जी सिर्फ सर। मेरा मेन मकसद ये है कि आपको एक तो देखिए ग्रहों के कार्येश भावों के विषय में पता चल गया जिसको हमने समझा, और 1 से 12 भावों के ये वाले जो प्लैनेट सिग्निफिकेटर है इनके विषय में पता चल गया, ABCD। और ई लेवल जो होता है, जो ये ABCD में आए हुए ग्रह हैं तो उनके साथ किसी की कंजंक्शन, आस्पेक्ट कंजंक्शन इस प्रकार से हो। अब यहाँ पर हमने इनको देखा, एक ये भी सिग्निफिकेटर होते हैं जिनकी हम हेल्प लेते हैं, तो ये भी हालांकि आगे का विषय है, इसको साथ के साथ बताऊंगा। अब जैसे मैंने आपके चार्ट मंगल को देखा था, तो अब देखिए यहाँ पर मंगल को सिर्फ 8th हाउस के साथ दिखा रहा है, लेकिन हमने देखा कि मंगल की 11वें भाव के साथ भी, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि 11वें भाव पर जा रही थी और डिग्री वाइज क्लोज है, फिर दूसरे और तीसरे पर भी जा रही थी, वो भी डिग्री वाइज क्लोज थे, है ना। तो यहाँ पर वो नहीं दिया, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सॉफ्टवेयर में नहीं दी होती, लेकिन हम उसको चेक करते हैं, यानी कि हम पूरी तरह से सॉफ्टवेयर पर भी निर्भर नहीं रहते। मेरी बात को समझे ना। मैंने तो अब देख लिया कि यहाँ पर जब शादी हुई तो दशा स्वामी गुरु का रोल आया। अब गुरु का रेश है लेकिन मुझे उपनक्षत्र पर पॉजिटिवनेस नहीं दिखी, तो इसलिए मैंने मंगल को चेक किया तो मंगल से मुझे पॉजिटिवनेस दिखी 11वें और दूसरे, क्योंकि 2 और 11 भी तो शादी के ही भाव है ना, इसलिए। जी तो अभी तो फिलहाल मेरा सिर्फ आप सभी को यही मैं कहना चाहूँगा कि प्लैनेट सिग्निफिकेशन और हाउस के ये जो सिग्निफिकेशन है इसके विषय में ही लेसन 3, 4 को आप पढ़ सकते हैं। और एक जो मैंने लेसन दिया था 5वां अलग से, उसके ऊपर कोई लेसन नंबर नहीं है, ये वाला, हालांकि हेडिंग यहाँ पर दी है। तो इसी लेसन में भावचलित कुंडली बनाना, ग्रहों के कार्येश बनाना, भावों के कार्येश बनाना। अभी जैसे मैंने आपको भावों के कार्येश के विषय में बताया था ABCD लेवल, अब हम भावों के कार्येश ग्रहों को बनाना सीखेंगे। तो ABCD, डी लेवल भाव के स्वामी को D कॉलम में लिखें। C लेवल मतलब मैं उल्टा इसलिए चलता हूँ कि इसको समझना इजी है। यदि मैं कहूँगा जो भाव हम ले रहे हैं उस भाव में जो ग्रह स्थित है वह जिस ग्रह का नक्षत्र स्वामी है वो ग्रह A कॉलम, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लाइन क्या बोल दी। इसलिए उल्टा कि 1 से 12 भावों के स्वामी लिख लिए
फिर उनके वो किसी के नक्षत्र स्वामी बने हैं तो जिन जिन ग्रहों के बने हैं उनको हमने सी कॉलम में लिखा। फिर बी कॉलम में जो ग्रह उन भावों में स्थित हैं उनको लिखा। और फिर वो जो स्थित हैं वो जिनके नक्षत्र स्वामी बने उनको हमने ए कॉलम में लिखा। और ई कॉलम देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ए बी सी डी में जो ग्रह आए हैं उनके साथ कंजंक्शन में या आस्पेक्ट कंजंक्शन आदि में जो हों उनको हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये उदाहरण समझाया है। हर भाव के लिए एक से ये 5 नियम है। ये भी मैंने आपको जो है यदि पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पर ये समझ आएगा जो मैंने आपको वहाँ पर कराया था। हालांकि यहाँ पर मैंने अधूरा दिया है ना, सिर्फ पहले भाव का दिया है। तो जब मैं ग्रुप में भेजूंगा ना वो 1 से 12 के 12 का बनाकर भेजूंगा कि आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक बार स्क्रीन के ऊपर आ रहा हूँ। तो आप सभी को, क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बैकबोन है, ये बेस है। कोई भी आप सॉफ्टवेयर, आपको ये पता होंगे ना कि ये ऐसे बनते हैं, तो ये आपके लिए और भी कई चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो इसलिए मैंने ये जो बिल्कुल बेसिक है ये आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए मैंने ये आपको करवाए हैं। और जैसे कि आपके चार्ट को देखिए लाइव लेकर ही हमने देखा, तो जब मेरे पास किसी का प्रश्न आता है ना, उसका प्रश्न सुनते ही मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसकी चल रही दशा में ये भाव एक्टिव होंगे। और जब मैं दशा को देखता हूँ तो वो भाव मुझे एक्टिव मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और उसकी प्रॉब्लम से जुड़े हुए नेगेटिव भाव जो हैं वो दशा में एक्टिव हैं। अब वो पूछेगा रिलीफ कब मिलेगा। कैसे क्वेश्चन में रिलीफ का पूछता है? नौकरी नहीं है कब मिलेगी, पैसा नहीं है कब मिलेगा। तो नौकरी नहीं है कब मिलेगी, मिलेगी तो तब जब 2 6 10 11 आगे वाली दशा में फिर मेरे को एक्टिव होते दिखाई देंगे। हाँ, यदि साथ ही नेगेटिव भाव भी होंगे तो मैं उसको कहूँगा कि भाई तुम्हारी जॉब स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो अगर मेरे को स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है तो मैं हमेशा उसको ये राय दूंगा कि पहले कोई जॉब को आप ढूंढो फिर करंट को छोड़ो। अक्सर लोग क्या करते हैं, करंट जॉब में उनको परेशानियां बहुत आ रही होती हैं उनके कुलीग्स के साथ, उनके सीनियर्स के साथ, और वो तैश में आकर नौकरी छोड़ देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि नौकरी छोड़कर वो करेंगे क्या, क्या दूसरी अपॉर्चुनिटी है उनके पास। क्यों? नेगेटिव भाव तो पहले ही एक्टिव हैं। नौकरी छोड़ देंगे तो क्या वो नेगेटिव भाव खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो वो जहां पर भी जॉब करेंगे प्रॉब्लम्स तो वैसे ही आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन चीज़ों को जो है समझना होगा। अब यदि हमें जो किसी की प्रॉब्लम है, खैर ये तो चलो आगे के विषय हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास क्वेरीज जब आती हैं ना, लाइव क्वेरीज आती हैं कि ये हॉस्पिटलाइज हैं या ये इस तरह से हैं, या पैसों की बहुत दिक्कत है, मेरे को पैसे चाहिए तो कहीं से पेमेंट आएगा, या मेरा वीज़ा नहीं लग रहा क्या वीज़ा लग जाएगा, या मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ क्या इंटरव्यू सफल होगा, या मैं प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ये एक तरह से भाव वाइज बता रहा हूँ आपको कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं घर लेना चाहता हूँ क्या ले लूँगा, गाड़ी लेना चाहता हूँ क्या ले लूँगा, कब ले लूँगा। अब यदि किसी की हाई अर्ज होगी, वो आकर मुझसे प्रश्न पूछेगा, इसका मतलब आज वो आकर मुझसे वो प्रश्न पूछ रहा है, आज से पहले क्या हुआ मेरे को नहीं देखना, आज के बाद, क्योंकि क्वेरी उसकी आज मेरे पास आई है तो आज के बाद उसके क्वेरी के हिसाब से क्या हो सकता है वो मैं देखूंगा। 30 साल की उम्र में वो आ जाए कि मेरी शादी नहीं हो रही, तो आज से पहले उसकी शादी नहीं हो रही, उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो बहुत कोई मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहा है और शादी नहीं करना चाहता,
हो सकता है कि वो कुछ अपने आप में करियर में बनना चाहता है, इसलिए शादी नहीं करना चाहता। उसकी डिज़ायर होगी ना कि मैं पहले कुछ बनूंगा फिर शादी करूंगा, या पहले मैं ये मास्टर डिग्री लूंगा फिर मैं शादी करूंगा। ये उसकी डिज़ायर हो गई। या फिर मैं पीएचडी होल्डर हूँ, मेरा इतने लाख का पैकेज है, तो मेरे को पार्टनर भी ऐसा ही चाहिए, और वैसा पार्टनर मिल नहीं रहा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस जातक की कुंडली में नेगेटिव भाव यदि ज़्यादा दिख रहे होंगे और वो चूजी होगा, मतलब कि पार्टनर चुनने के लिए उसकी कंडीशंस होंगी कि मुझे ऐसी, मेरे को तो भाई वो इतनी महंगी गाड़ी देंगे तभी मैं करूँगा, तो फिर ऐसी कंडीशन में उसकी शादी लेट होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि शादी हो ही ना, क्योंकि नेगेटिव भाव ऑलरेडी हैं और ऊपर से वो कंडीशन लगा कर बैठ गए हैं। अक्सर देखने में आता है जिनकी शादियां लेट हो रही, उम्र निकल जाती है, फिर वो कहते हैं अब कोई भी मिल जाए, मोटी पतली मोटा पतला वट एवर जो भी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, फिर रिश्ता हो जाए बस, शादी हो जाए बस, फिर वो ऐसी कंडीशन पर भी आ जाती हैं। ये प्रैक्टिकल है लाइफ का। हमें ज़्यादा चीज़ों को एज ए प्रैक्टिकल मानते हुए ही चीज़ों को समझते हुए करना चाहिए। बाकी जो रेमेडीज़ होती हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है काउंसलिंग। काउंसलिंग बेस्ट। अब मेरे पास नौकरी के लिए जो नौकरी ज़्यादातर आते हैं ऐसे बहुत परेशान होते हैं, मैं देखता हूँ इनके नेगेटिव हाउस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि पहले आप नौकरी एक पक्की कर लीजिए, उसके बाद छोड़िए, अदरवाइज़ ना छोड़िए, जितनी मर्जी दिक्कत आ जाए, चाहे सैलरी कम हो, क्योंकि घर बैठने से अच्छा कुछ तो इनकम कर रहे हैं ना। नहीं तो आज के टाइम में सरवाइव करना कितना मुश्किल है, ये आप सभी जानते हैं। आप मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं ना? जी जी सर। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, अब हम आगे जैसे जैसे, अभी आपको सिर्फ ये सिग्निफिकेटर समझने हैं, अब इसके बाद मैं एक बार हम रूलिंग ग्रहों के कंसेप्ट को करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहले हम कुछ ये इनको अच्छे से समझकर और कुछ रूल्स को समझकर फिर आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, गुड नाइट, प्रणाम।